हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द रेस्पिरेटरी मसल्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा देखो, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करने वाली मसल्स को रेस्पिरेटरी मसल्स बोला जाता है। ये रेस्पिरेटरी मसल्स हमारे पास प्रेजेंट होती है। नंबर वन, डायाफ्राम। सेकेंड, इंटरकोस्टल मसल। एंड थर्ड, एब्डोमिनल मसल्स। डायाफ्राम बेटा, इसका रोल किसके अंदर होता है? नॉर्मल इंस्पायरेशन के अंदर। इंटरकोस्टल मसल्स, इंटर मींस बिटवीन, कोस्टल मींस रिब्स, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है उनको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करती है नॉर्मल इंस्पायरेशन में। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करती है फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। एंड थर्ड भी है एब्डोमिनल मसल, जो हेल्प करती है फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। तो अगर आप देखो, नॉर्मल इंस्पायरेशन में कौन हेल्प कर रहा है? डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन हेल्प कर रहा है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड दी एब्डोमिनल मसल्स। तो हमारे पास जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होगा उसमें कोई भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। उसको अभी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, नंबर वन हम मसल्स को स्टडी करते हैं, विच आर डायाफ्राम। तो देखो बेटा, डायाफ्राम क्या होता है? मस्कुलर सेप्टम विच डिवाइड्स दी बॉडी कैविटी इनटू टू पार्ट्स। ये मस्कुलर सेप्टम होता है जो बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अपर इज थोरेसिक कैविटी एंड लोअर इज एब्डोमिनल कैविटी। अगर मैं आप लोगों को डायग्राम शो करूं तो ये हमारे पास डायफ्राम प्रेजेंट था। इसके नीचे वाले पार्ट को बोला जाएगा एब्डोमिनल कैविटी, इसके ऊपर वाले पार्ट को बोला जाएगा क्या? थोरेसिक कैविटी। अब देखो बेटा, हमारे पास रेडियल मसल्स आर प्रेजेंट इन डायफ्राम। डायफ्राम के अंदर रेडियल मसल्स प्रेजेंट होती है। इट इज फाउंड ओनली इन मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। जो डायफ्राम है सिर्फ मैमल्स और क्रोकोडाइल में ही मिलता है। नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम इज डोम शेप। तो देखो बेटा, ये हमारे पास है थोरेसिक कैविटी, इसके अंदर हमने ये दिखाया आप लोगों को डायफ्राम। तो रिलैक्स्ड फेज है डायफ्राम की, नॉर्मल फेज है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डोम शेप में प्रेजेंट होता है। सो नॉर्मल और रिलैक्स्ड शेप ऑफ डायफ्राम ये है डोम शेप्ड। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पर डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। तो देखो, ये डायफ्राम फ्लैट हो गया है, नीचे मूव कर गया है, यानी कि इसके अंदर हो गया है कॉन्ट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर डायफ्राम फ्लैट हो जाता है तो देखना बेटा, वॉल्यूम जो है कुछ इस तरीके से एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज हो गया है। सो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। पहले ये वॉल्यूम था जब हमारे पास रिलैक्स डायफ्राम प्रेजेंट था। अब ये वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है किस एक्सिस में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। तो ये हुआ बेटा पॉइंट्स अबाउट द डायाफ्राम। Next, we have intercostal muscles. So, space between the two ribs is called as intercostal space. जो रिब्स के बीच में स्पेस है उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोला। एंड इन विच टू टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट? फर्स्ट वी हैव एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जिनको EICM बोला। सेकंड वी हैव इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जिसको IICM बोला। तो देखो, पहला हम देखते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दे हेल्प इन नॉर्मल इंस्पायरेशन। ये नॉर्मल इंस्पायरेशन में हेल्प करती है। By contraction in this muscle, ribs and sternum shift upward and outward। भाई जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड ऊपर की तरफ और आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव करते हैं। सो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेज इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो थोरेसिक वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, यानी कि ये बॉडी का मान लो फ्रंट है, ये बैक है, तो फ्रंट बैक साइड में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये उसी तरीके से अगर आप देखो, एक बकेट है, उस बकेट पर लगा हुआ है हमारे पास हैंडल। जैसे आप उस हैंडल को अपवर्ड डायरेक्शन में उठाओगे तो सेम वही हमारे पास होता है रिब्स के साथ। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जैसे बकेट का हैंडल ऊपर मूव करता है, वैसे रिब्स हमारी मूव करती है आउटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर। Second, we have internal intercostal muscles. They have role in forceful expiration.
रिब्स एंड स्टर्नम शिफ्ट्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो रिब्स होती है और स्टर्नम होता है वो अंदर की तरफ जाती है और नीचे की तरफ जाती है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। सो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो जो वॉल्यूम है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रोल होता है किसका बेटा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पायरेशन या एयर को अंदर इनहेल करने की प्रोसेस, जिसको इनहेलेशन भी बोला जाता है। तो देखो इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। भाई डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पायरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द प्रेशर विद इन द लंग्स इज मेड लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो द एयर कैन फ्लो इनसाइड। अगर भाई लंग्स के प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दे तो लंग्स के अंदर एयर का फ्लो हो जाएगा। तो देखना होता क्या है, रोल ऑफ डायफ्राम इन इंस्पायरेशन क्या होगा, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन। सो द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर ऑफ डायफ्राम कॉजेज इट टू बिकम फ्लैट। जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा एंड लोअर डाउन, नीचे चला जाएगा। therefore increases the volume of thoracic cavity in anterior posterior axis। यहां पर अभी हमने देखा था अगर डायफ्राम नीचे चला गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इस तरीके से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, यानी कि इस एक्सिस में जो हमारे पास है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया वॉल्यूम किसका, थोरेसिक कैविटी का। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये लीड करता है किसको, सिमिलर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, यानी हमारी लंग्स कैविटी का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है ये क्या कॉज करता है, डिक्रीज इन प्रेशर विद इन दी पल्मोनरी कैविटी। जैसे ही पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। एज वी नो दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर वही हुआ, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। सो एयर enters from atmosphere to lungs as it moves from higher pressure to lower pressure। तो अब देखो एटमॉस्फेयर में जो है एयर, उसका प्रेशर ज्यादा है, हमारे लंग्स के अंदर जो है एयर, उसका प्रेशर कम है, तो एयर मूव करती है फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, यानी कि प्रोसेस हो गई इंस्पायरेशन की। सिमिलरली रोल देखिए किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। These muscles are present between the ribs. The contraction of these muscles lifts the sternum up and outward। sternum और ribs को क्या करते हैं, अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करवाते हैं, जिससे इंक्रीज होगा वॉल्यूम किसका, थोरेसिक कैविटी का इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी लीड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। भाई पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा, एयर मूव करेगी फ्रॉम आउटवर्ड, यानी कि फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनसाइड दी लंग्स। तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, इनहेलेशन की। सो दोनों ही, जैसे हमारे पास डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, अंदर का प्रेशर कम होगा, एयर अंदर मूव करेगी और प्रोसेस हो जाएगी किसकी, इनहेलेशन की। अब हम देखते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन की प्रोसेस में क्या होने वाला है, so it is the moving of air out of lungs if the pressure within the lungs is more than atmospheric pressure। अगर भाई लंग्स के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो एयर अपने आप बाहर चली जाएगी। तो कैसे होगा, relaxation of diaphragm and external intercostal muscles return the diaphragm and sternum to their normal thoracic volume। जैसे ही भाई डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, रिलैक्स करेंगे, तो क्या होगा, डायफ्राम और स्टर्नम उनके नॉर्मल पोजीशन पर चले जाएंगे और थोरेसिक वॉल्यूम जो नॉर्मल था वो अटेन हो जाएगा, मींस देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, डायफ्राम, द रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर ऑफ डायफ्राम causes it to become normal position which reduces the volume of thoracic cavity। thoracic cavity का वॉल्यूम कम हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, सिमिलर डिक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज इन दी प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर इंक्रीज हो गया, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, एक्सपल्शन ऑफ एयर
फ्रॉम हायर प्रेशर यानी कि लंग्स टू लोअर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास बेटा कंप्लीट होता है प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन की प्रोसेस में किसी भी मसल का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हुआ है बल्कि मसल्स रिलैक्स हुए हैं, तो एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस हो जाती है? इट इज ए पैसिव प्रोसेस। जबकि हमारे पास इंस्पायरेशन जो था उसके अंदर मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस हो जाती है? इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। अब बेटा हम प्रोसेस देखते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होने वाला है? आप लोगों को पता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स रोल प्ले करती है। सो वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपायरेशन। इट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल्स। तो क्या होगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स लीड टू पुलिंग of ribs downward and inward, thereby decreasing the volume of thoracic cavity। जैसे ही इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिब्स और स्टर्नम डाउनवर्ड और इनवर्ड जाते हैं, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। सो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इट लीड्स टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी। अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर यानी कि लंग्स टू लोअर प्रेशर एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सिमिलरली ऐसे ही एब्डोमिनल मसल्स रोल प्ले करती है। एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, देयरबाय कंप्रेसिंग द एब्डोमेन एंड पुशेस इट्स कंटेंट टुवर्ड द डायफ्राम। डायफ्राम की तरफ क्या जाएगा? हमारा एब्डोमेन का कंटेंट मूव करेगा। देयरफॉर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, उससे क्या होगा? इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी। और जैसे पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर इंक्रीज करेगा, एयर मूव करते हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी कि लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर मूव करेगी एयर और प्रोसेस हो जाएगी फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में बेटा किसका रोल हुआ? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। अब यहां पर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कैसी प्रोसेस होने वाली है? एक्टिव प्रोसेस होने वाली है। अब बेटा इस टेबल के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हो, नॉर्मल एक्सपायरेशन में मसल्स इन्वॉल्व होती है डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी होगा इंक्रीज। तो ये कैसी प्रोसेस होने वाली है? अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन है तो एक्टिव। नॉर्मल एक्सपायरेशन में डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स करते हैं रिलैक्स, तो ये प्रोसेस कैसे होने वाली है? पैसिव प्रोसेस। और जैसे ही मसल्स रिलैक्स करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी होगा डिक्रीज। ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो ये प्रोसेस कैसे होने वाली है? एक्टिव। और यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी का वो भी क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है, तभी तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा। दैट्स इट। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।